Well, let's start finally. We were discussing atoms, and some of the behaviors of atoms we already captured regarding the radius, the angular momentum, the energy, and so on. Even Jay was saying the same thing. कि नॉर्मली तो बस पासवर्ड याद होता है और आईडी पता ही रहता है, तो वैसे एंटर हो जाता है, और आज थोड़ा चेंज कर दिया है ना. ओके, जय इज hinting about some reason. अब रीजन भी बता ही दो जय. जब ऑब्जर्वेशन बता रहे हो तो रीजन भी बता ही दो. चलो, तो let's start. We were discussing on atoms and let's continue with atoms. कल हमने वैसे तो ओवरऑल वो सब कर लिए थे, हाइपोथेटिकल एटम्स एंड सो ऑन. तो मे बी एक मैग्नेटिक फील्ड वाला भी कर लो. तो लेट्स से अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक हाइपोथेटिकल एटम है ना, तो देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द हाइपोथेटिकल एटम. सो फाइंड रेडियस एंड एनर्जी. ठीक है ना. फाइंड रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल atoms or other atom. सब मुझे लगता है उधर गए थे, धीरे धीरे इधर आ रहे. Because nobody might be checking also. है ना. चलो, तो मैं ये वाला बहुत आसान है, मैं फटाफट खुद ही कर देता हूँ. एक तो वही हो गया mvr is equal to nh by 2 pi, और दूसरा हो गया जो है तुम्हारा m v square by r is equal to e b into b. एक b कैंसिल हो गया, so you have b is equal to what, nh by 2 pi mr. ठीक है ना. तो m by r into b की जगह पुट कर रहा हूँ nh by 2 pi mr is equal to eb, है ना, is equal to eb. So therefore you have r is equal to square root of m तो कैंसिल हो गया, nh by 2 pi eb, ये हो गया रेडियस. ठीक है ना. ये हो गया रेडियस. r is equal to root of nh by 2 pi. ठीक, ये आ गया. और काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मैग्नेटिज्म का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन होता नहीं है, तो देयरफॉर वी विल डिफाइन इट ओनली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी बोलते हैं इस बार क्या होगा ना, इसको हम एज्यूम करेंगे एज काइनेटिक फॉर्म. तो यू कैन गो अहेड, है ना. अक्षित वाज आस्किंग कि अभी तक क्या हुआ है. कुछ खास हुआ ही नहीं. आज वही हो रहा था कि आज उधर चले गए और इधर चले गए, क्योंकि आज पासवर्ड वो हो गया, नहीं सॉरी आईडी बदल गया एटसेट्रा. ठीक है ना. तो यही सब हुआ था अभी तक. लाइक वी जस्ट डन अ स्मॉल बिट, and that is as far as the hypothetical atom is concerned. अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर hypothetical atom बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, that's the story we are discussing. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनाओगे तो in that case क्या हो जाएगा, in that case ये तो यूनिवर्सल, ये तो क्वांटाइजेशन वाला, तो इसमें mv square by r कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स. then e into v into b, that's it, that's the only change, rest is the same. ठीक है. तो once we know the radius, I think rest you can do yourself, right? चलो, तो like that was about hypothetical atom, and let's end the discussion here itself. और कुछ खास इसमें है नहीं. hypothetical atom में बस वो एक चीज ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव होता है तो इन दैट केस अनस्टेबल माना जाता है. उस पे क्वेश्चन आया है और आ सकता है. ठीक है. So let's now move on to the next idea on atoms, and that is on electronic transition. ठीक है. And that is on electronic ट्रांजिशन. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, as you know, from one shell to the other
one shell to the other, the electron moves, है ना? तो अगर मान लो कोई n1 शेल से n2 शेल में जाता है और मान लो फिर वापस आता है, तो it will lose energy and that will radiate as some kind of EM wave, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या हो जाएगा? 13.6 या 13.6 जो E naught लिख दो. E naught into Z square by N1 square minus E naught into Z square by N2 square. This is the difference of energy, and that is going to radiate as energy. That is this. यानी 1 by lambda is equal to जिसको हम mu bar लिखते हैं. This is also called as wave number. ठीक है ना? तो wave number क्या आएगा? Isn't it? तो wave number हो जाएगा. Wave number हो जाएगा 1 by lambda तो by hc हो जाएगा, यानी E naught by hc into z square तो कॉमन ही हो जाएगा, है ना? into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. या ध्रुव इज आस्किंग कि उस क्वेश्चन के अलावा कुछ और हुआ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हुआ. जस्ट स्टार्टिंग दिस टॉपिक है. वो तो पिछले क्लास का ही था, एक्सटेंशन था छोटा सा. अभी असली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये होगा. तो लाइक दिस इज अ कांस्टेंट, दिस कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट. यानी न्यू बार हो गया इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर इनटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. ठीक है? और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 1.097. रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, है ना? इसका यूनिट है मीटर इनवर्स, क्योंकि ये 1 by लैम्डा है और इधर तो कोई यूनिट होता नहीं है. जेड तो एटॉमिक नंबर है और n1 n2 में तो कोई यूनिट होगा नहीं, है ना? n1 n2 में कोई यूनिट होगा नहीं. जेड एटॉमिक नंबर हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट और इसका सेम यूनिट होगा, और ये 1 by लैम्डा है, यानी कि हो गया मीटर इनवर्स. तो दैट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट. रिडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है? तो दैट इज द वैल्यू. अब मैं इस पे बताना चाहूंगा जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल एक दो चीजें हैं, जिसके बाद क्वेश्चंस में चले जाएंगे सीधे. एंड दैट इज कि अगर मान लो ये K शेल है, ये L शेल है, ये M N O, दो तक बहुत है ना? तो अगर K पे वापस आता है, चाहे वो L से आए, चाहे वो M से आए, चाहे वो N से आए, चाहे वो O से आए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या ना, लाइमैन सीरीज. तो लाइमैन सीरीज इसका नाम है. तो लाइमैन का खासियत क्या है? लाइमैन इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज. क्यों? ये सबसे ज्यादा ट्रांजिशन उसी में होता है. ठीक है ना? बाय द वे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं ना एनर्जी लेवल का, तो देखो क्या होता है. ये होता है 0, यानी शेल नंबर इंफिनिटी. ठीक है? अगर मैं हाइड्रोजन का लूंगा ना, तो इन दैट केस ये हो जाता है -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये हो गया शेल नंबर 1. ये शेल नंबर 1 का है. शेल नंबर 2 सीधा यहीं पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि शेल नंबर 2 की एनर्जी क्योंकि बाई 4, तो बाई 4 करोगे तो क्या आएगा ना, 3.4, तो यानी माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लिखा ही ऑलरेडी है. So this is how the energy level is. Now you might say, how is the drawing interesting? I mean, or how is the drawing so relevant and important? Is because अब देखना क्वेश्चंस में जब पूछूंगा, ये जो गैप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब देखो अगला गैप और कम होगा. क्यों? क्योंकि अगला गैप क्या होगा ना, 13.6 by 9. 13.6 by 9. क्यों?
क्योंकि ये तो 13.6 है, ये हो गया 13.6 बाई 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13.6 बाई 3 स्क्वायर यानी 9। तो दैट इज लाइक 13.5 होता तो होता 1.5, तो 1.51 यानी ये हो जाएगा 1.51। फिर अगला क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि ये हो गया 13.6 बाई 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 से डिवाइड होगा, तो दैट वुड मीन इवन लेस देन दैट, तो लाइक ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा अराउंड -0.8। तो ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली इंडिकेट इज दैट कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है ना, वो काफी ज्यादा है, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में उससे काफी कम गैप है, फिर थर्ड और फोर्थ में उससे भी काफी कम गैप है, फोर्थ और फिफ्थ में उससे भी कम गैप है, यानी एनर्जी गैप बिटवीन शेल्स रिड्यूस होता जा रहा है। नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार इस पॉइंट को दिमाग में रखो तो देखना क्लिक करता है, क्योंकि जरूरत पड़ता है कई बार क्वेश्चंस में, तो विल सी टू दैट। सो दैट इज द वे एनर्जी इज अरेंज्ड इन केस ऑफ एटम्स। ये हो गया फर्स्ट शेल यानी ग्राउंड शेल, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, और शेल नंबर इंफिनिटी का एनर्जी क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये शेल नंबर इंफिनिटी यानी इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, तो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल द गैप, दैट्स ऑल, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला। चलो तो लाइक लाइमैन हो गया, लाइमैन इज बेसिकली अल्ट्रा वायलेट। तो लाइमैन क्या होगा ना, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, इंफिनिटी से भी आ सकता है, तो ये आ गया। फिर आ जाओ बामेन, है ना, तो बामेन में क्या होता है, एल पे आना, चाहे एम से आए, चाहे एन से आ जाए, चाहे ओ से आ जाए, चाहे कहीं से भी आ जाए, बी से भी आ सकता है, लाइट भी। चलो कोई नहीं, तो लाइक ये हो गया बामेर। बामेर के बाद क्या आता है, लाइमैन बामेर, उसके बाद ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने 11th में केमिस्ट्री में। नहीं बामेर तो मैंने बता दिया शौर्य, तो मैं उसके बाद क्या पूछ रहा था, पैशन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, फिर हमफ्रे हमफ्रे कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ता, तो इसके बाद हो गया पैशन, यहां से यहाँ ये हो गया, फिर हो गया ब्रैकेट, ये बात, और फिर आ गया और उससे भी ऊपर पी फंड। अगर मैं इनके मैथमेटिक्स देखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो लाइमैन क्या हो जाएगा, लाइमैन के लिए हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। लाइमैन का एक तो फिक्स्ड है और वो है लास्ट शेल, वो लास्ट शेल फिक्स है कि लास्ट मतलब फर्स्ट शेल फिक्स्ड है, फर्स्ट पे ही आना है लाइमैन का। फिर आ जाओ बामेर, बामेर में न्यू बार क्या होगा, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n। फिर आ जाओ पैशन, अब तो समझ में आ गया ना स्कीम कैसे होता है, तो आर जेड स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फिर आ जाओ ब्रैकेट, न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फिर आ जाओ पी फंड, तो न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और हम फिर लिख लो, लिखना है तो अदरवाइज ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये सारा सीक्वेंस में है, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है ना। मनन, अब तो सबने सही सही आंसर दे दिया, समर्थ, भावना, मनन, बेरल, शौर्य, ठीक है ना।
ओके शिवम शिवम व्हेन ही एंटर्ड द अदर रूम, आई मीन वहां पे सीपीटी चल रहा था, तो ये सडनली फेल्ट कि अरे आज पेपर है, मुझे तो पता ही नहीं है। चलो खैर, ऐसे कभी कभी झटके लगने चाहिए, और हार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। चलो तो लाइक ये हो गया अपना। ये हो गया अलग अलग। अब सपोज मैं कहता हूं कि व्हाट इज द फॉर हाइड्रोजन what is the what is the lowest and highest wavelength of of let's say Bamer. By the way, इनका एक खासियत है that कि लाइमैन होता है अल्ट्रावायलेट और ये होता है विजिबल, और ये होता है इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये होता है फार इंफ्रारेड, ये नहीं पता। ये भी ऐसे होगा, फार इंफ्रारेड ही होगा। तो फार इंफ्रारेड मतलब होता है जिनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा और फ्रीक्वेंसी बहुत कम, so that's far infrared, ठीक है ना। तो let's look at this, and that is lowest or highest wavelength of Bamer निकाल, तो क्या हो। ठीक है, ऐसे में एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं हाइड्रोजन के लिए। इज दैट फॉर ट्रांजिशन बिटवीन adjacent shells, find a highest lambda again for hydrogen. है ना, for highest lambda, फिर B है लोएस्ट लैम्डा, C है थर्ड हाईएस्ट लैम्डा, और D है थर्ड लोएस्ट लैम्डा। इस तरीके से देन व्हाट टू डू। सत्यम has asked कि ये जो आपने लिखा है विजिबल वगैरह, ये क्या सिर्फ हाइड्रोजन के लिए? व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, और किसी के लिए नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही डिस्कशन कर रहे हैं और किसी का डिस्कशन नहीं कर रहे। ये वाला, ये जो मैंने लिखा ना लाइमैन का अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड वाला, सिर्फ हाइड्रोजन, नॉट इवन हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक के लिए फिर कुछ और होगा, वो फिर कैलकुलेट करना कि कौन सा सीरीज में क्या आएगा, तो लाइक टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट कि लाइमैन में क्या होता है, बामेर में क्या होता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे बताना मुश्किल, ठीक है ना। तो कुछ आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं, दैट इज 426 एंगस्ट्रॉम, 3672 एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके कुछ आ रहा है। ध्रुव यू आर गिविंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ जेड स्क्वायर, ऐसे मत करो। अक्षित दास की व्हाई डज जेड कम इनटू द पिक्चर? एक्चुअली जेड आता नहीं है, मैंने जबरदस्ती रखा हुआ है। कैसे ना, मैंने हाइड्रोजन के अलावा भी और बाकियों के लिए भी सोल्यूशन निकाल दिया, तो इसमें कोई ऐसे नहीं कि कोई मैंने जादू ही कुछ किया है। इट्स जस्ट दैट मैंने एक्सप्रेशन में जेड को रहने दिया, क्योंकि तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में तो जेड आता ही है। अब हाइड्रोजन के लिए वो जेड को तुम हटा के 1 कर सकते, तो वो जेड फिर एक्सप्रेशन से बाहर निकल जाएगा, यानी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट, मान लो कल को कोई हाइड्रोजन लाइक क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जेड का पोजीशन कहाँ पे। जेड गायब कर दो तो ये तो नहीं पता चलेगा ना कि जेड स्क्वायर है, बाई जेड है, जेड क्यूब है। कल हमने अगर याद होगा देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट पता चला कुछ और है, जेड क्यूब बाई एन स्क्वायर, कोई एन टू द पावर 5 बाई कुछ आया था कल, कोई सिर्फ एन के प्रोपोर्शनल, जेड से मतलब ही नहीं है। इस तरीके से कई पैरामीटर्स आए थे, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तमाम चीजें आए थे। तो ऐसे याद तो करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम एनर्जी का तो एक्सप्रेशन है, उसमें जेड आता है, तो व्हाई नॉट यूज इट, दैट्स व्हाई वी रिटन द जेड आल्सो, ठीक है ना। चलो नाउ लेट्स सी, एक एक करके
लोएस्ट और हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ बामेर। तो लोएस्ट वेवलेंथ मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कौन से वाले के लिए होगा? तो बामेर में इसके लिए हो जाएगा आर यानी 1.097। अच्छा नहीं, वेवलेंथ चाहिए ना, तो वेवलेंथ के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालना आसान, दैट इज बेटर। तो देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देता हूँ, तो लाइक 13.6 इनटू लोएस्ट वेवलेंथ अगर चाहिए तो सबसे कम वेवलेंथ का मतलब होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो बामेर के लिए हो जाएगा 1/2² माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लोएस्ट वेवलेंथ। ये लोएस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट एनर्जी, तो याद है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो हमें कन्वर्जन आता है। और दूसरा आ जाएगा जो है 13 कितना आएगा वैसे भाई 4, यानी 4 तो लाइक 3.4, तो इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 12,400 बटा 3.4, ये हो जाएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इन एंगस्ट्रॉम ही आता है ये पहले का आंसर आ गया, लोएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ का आंसर आ गया, ये लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, वो चेक कर लो। अब आ जाओ हाईएस्ट वेवलेंथ। तो हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे ना, इंफिनिटी की जगह ये रख देंगे अब 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया लैम्डा लोएस्ट एल। तो अब तो ये चेंज हो जाएगा, तो 1/2² माइनस 1/3 स्क्वायर, यानी 1/4 माइनस 1/9, तो 36 5/36, तो 13.6 इंटू 5/36। एक काम करते हैं, कैलकुलेटर रेडी रखते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट। 13.6 इंटू 5/36, 1.88, तो मतलब हाँ ठीक है, 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा हाईएस्ट क्या हो गया फिर, 12,400 बटा 1.89 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर। तो एक का आंसर तो हो गया 12,400/3.4, 3647 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा एल आ गया 3647 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा हाईएस्ट आ गया 6560 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 6560 एंगस्ट्रॉम ये आ रहा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का तो सॉल्व हो गया, बामेर का हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ तो आ गया, ये साइड में कैलकुलेशन की जगह नहीं था इसलिए, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। अब हम देखते हैं कि फॉर ट्रांजिशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हमें चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो जो मैंने बताया था ना कि फर्स्ट और सेकंड का गैप सबसे ज्यादा, सेकंड और थर्ड का उससे कम, थर्ड और फोर्थ का उससे भी कम, तो वो सब चीजें जो है ना बहुत यूजफुल होगा। कैसे, हाईएस्ट क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। हाईएस्ट लैम्डा मतलब होता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हाईएस्ट लैम्डा का मतलब होता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी कब होगा, जब हम इंफिनिटी और इंफिनिटी -1 को शेल लेंगे, यानी एनर्जी डिफरेंस 0 हो गया। तो एनर्जी डिफरेंस 0 मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, यानी लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा। यानी ए का आंसर क्या आ गया, 2 का ए का आंसर लैम्डा इज इक्वल टू इंफिनिटी।
एडजेसेंट चाहिए ना, नहीं बट इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, अब बने ना बने वो अलग मामला, बट जो आ रहा है रिजल्ट तो हमें तो बताना पड़ेगा, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या गया इंफिनिटी, अगर बी आ गया लोएस्ट लैम्डा, लोएस्ट लैम्डा का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट लैम्डा का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और एडजेसेंट अगर करना चाहते हो तो फर्स्ट और सेकंड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी आता है, यानी यही तो आएगा, आई थिंक यही तो हमने किया था, अच्छा ये तो नॉर्मल किया, यानी आ जाएगा 13.6 into 1 by 1 square minus 1 by 2 square, तो 1 minus 1 by 4 तो 3 by 4, तो यानी 3.4 into 3 तो 10.2 is equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बी का जो लैम्डा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12400 बाय 10.2, ठीक है ना, वो चेक कर लो, 12400 डिवाइडेड बाय 10.2 यानी 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये बी आ गया, हाईएस्ट लैम्डा लोएस्ट लैम्डा। अब आ जाए थर्ड हाईएस्ट लैम्डा, देखो हाईएस्ट लैम्डा अगर इंफिनिटी आ रहा है तो थर्ड हाईएस्ट लैम्डा भी इंफिनिटी आएगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा ना वो इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस मतलब उससे उससे 2 शेल नीचे, ठीक है ना, 3 शेल नहीं 2 शेल नीचे, तो देखो वो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं 2 नहीं 3 शेल नीचे, सॉरी, हाँ, क्योंकि अगर मान लो ये इंफिनिटी शेल है तो ये एक ट्रांजिशन हुआ, 2 ट्रांजिशन, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, ये और वो वाला, तो ये वाला, बट ये तो इंफिनिटी शेल है, तो इंफिनिटी शेल और इंफिनिटी माइनस 3 शेल में कोई अंतर नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी यानी सी का आंसर भी लैम्डा इज इक्वल टू इंफिनिटी आ, ठीक है, ये चीज, हाँ 1216 आंसर आ गया, मनन डंगवाल के आए हैं, अच्छा मनन ने तुमने वो दिया शायद, वो आर है ना उसके टर्म्स में दिया लग रहा है मुझे, रिटबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, कोई ऐसे गलत तो नहीं है। कार्तिक 912 एंगस्ट्रॉम आ रहा है ना, 912 तो किसी का भी आंसर नहीं है ना, और एक है 456, एक बार चेक करो बेटे, और रोहन ने दिया हाईएस्ट इज 6566, आई थिंक इसका आंसर है, और लोएस्ट इज 3648, हाँ ठीक है, ठीक है रोहन फाइन। खुशी ने भी दिए हैं 3648 तो सही दिया है, बट तुम्हारे दूसरे का आंसर आ रहा है 729.6, वो देख लो एक बार, वो गड़बड़ है, मनन डंगवाल ने पहले वाले का आंसर तो सही दिया, चलो ठीक, दैट वाज मोर और लेस फ्यू केसेस, अभी सारा तो थोड़ा ऊपर चला गया चैट मैसेजेस, तो सारा देखने का टाइम नहीं, तो अब हम करते हैं थर्ड लोएस्ट, नाउ टेल मी, एक काम करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका बारे बता दो, इसका एनर्जी बताओ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बता दो, इसका कैसे होगा, थर्ड लोएस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बता दो, क्योंकि एनर्जी निकल गया ना तो हम 12400 वाले से क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे, बस एनर्जी बता दो कितना आ रहा है, लेट्स सी हु इज द फास्टेस्ट, आर्यन ने बताया 0.66, शौर्य ने बताया 0.71, शिवम बता रहे हैं 0.671, थर्ड लोएस्ट लैम्डा, ठीक है, तो थर्ड लोएस्ट लैम्डा में n1 और n2 क्या यूज करेंगे ना, n1 इज इक्वल टू, देखो 1 और 2 हो गया हाईएस्ट क्योंकि एडजेसेंट बोला था, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, यानी n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 4, यानी d के लिए, और d एनर्जी डिफरेंस आ गया इक्वल टू 13.6 into 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, तो 9 minus 16 तो लाइक 144, और 16 minus 9 is 7, तो 7 into 13.6 by 144,
13.6 into 7 by 144. तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो. 13.6 into 7 divided by 144 is equal to 0.6611 आ रहा है. ध्रुव इज आस्क्ड हमने 2 to 3 क्यों नहीं लिया? एक्चुअली ना क्वेश्चन इज थर्ड लोएस्ट. तो लोएस्ट लैम्डा तो आएगा 1 और 2 का, फिर सेकंड लोएस्ट आएगा 2 और 3, क्योंकि एडजेसेंट बोला है ना. एडजेसेंट में हमारा रेंज कम हो गया, मतलब जो मर्जी आप चूज नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम आ रहा है, समझ ना. तो इसलिए थर्ड लोएस्ट में वैसे थर्ड हाईएस्ट का, चलो आंसर तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो वही आएगा, बट आई थिंक मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज गलत यूज किया था. ये थर्ड हाईएस्ट के लिए ये नहीं होगा. थर्ड हाईएस्ट के लिए होगा ये वाला, ये इंफिनिटी शेल. एक्चुअली मैंने शायद बोला था इंफिनिटी और इंफिनिटी -3 ऐसे ही बोला था मैंने. एडजेसेंट वाला मेरे दिमाग में आया नहीं था उस टाइम, तो बाद में मुझे लगा ये तो एडजेसेंट बोला था. यानी थर्ड हाईएस्ट के लिए वो अलग बात है कि उसके भी एनर्जी डिफरेंस लगभग 0 होगा, क्योंकि इंफिनिटी शेल के आसपास है, इसलिए आंसर नहीं बदल रहा है. पर जो मैंने लैंग्वेज यूज किया था वो सही नहीं था. अब लैंग्वेज मैंने ठीक किया इस दैट कि इंफिनिटी से 2 शेल नीचे और इंफिनिटी से 3 शेल नीचे, ये हो गया तुम्हारा थर्ड हाईएस्ट लैम्डा. वो अलग बात है कि आंसर वही आएगा जो कि हमने पहले भी बताया था इंफिनिटी, बट फिर भी लैंग्वेज को ठीक किया. चलो एनीवे लेट्स कम बैक टू दिस. द एनर्जी डिफरेंस आएगा 13.6 into 1/3² minus 1/4². ठीक है, तो ये आ गया 0.6611 is equal to 0.6611 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आ जाओ ध्रुव के क्वेश्चन को आंसर, एंड दैट इज भाई सेकंड थर्ड क्यों नहीं लिया. देखो ये हो गया वो फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये हो गया थर्ड शेल, और ये हो गया फोर्थ शेल. तो अगर कंसेक्यूटिव लेना अगर कंपलसरी कर दिया जाए, तो लोएस्ट लैम्डा तो ये आएगा, सेकेंड लोएस्ट लैम्डा यहाँ आएगा, और थर्ड लोएस्ट लैम्डा ये आएगा. तो दैट इज व्हाट बिटवीन 3 and 4. ये देखो बिटवीन 3 and 4. 2 to 3 वाला जो है वो सेकेंड लोएस्ट लैम्डा. क्वेश्चन इज आस्किंग थर्ड लोएस्ट लैम्डा, ये चीज, इसलिए प्रॉब्लम. तो देयरफॉर ये सही है ना. एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 12400 बाय 0.6611, यानी इक्वल टू वही 18,756, यानी 18,756. ठीक है, देख लो. मनन है लास्ट. अच्छा अक्षय तो लास्ट की 1 से 4 क्यों नहीं कर रहे? देखो अक्षय यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, एंड दैट इज क्योंकि हमने पहले इस क्वेश्चन में, अब तो मैंने मिटा दिया ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन का, बट इस क्वेश्चन में पहले प्री कंडीशन डाला था कि अगर एडजेसेंट सेल्स के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इन दैट केस हाईएस्ट लैम्डा बताओ, थर्ड हाईएस्ट लैम्डा बताओ, लोएस्ट लैम्डा बताओ, थर्ड लोएस्ट लैम्डा बताओ. इसलिए 1 और 4 तो हो ही नहीं सकते, कोई एडजेसेंट नहीं. तो 1 2 हो सकता है, 2 2 3 हो सकता है, 3 2 4 हो सकता है, मतलब वापसी में 2 2 1, 3 2 2, 4 2 3, 5 2 4 ये हो सकता है. तो अगर मैं लोएस्ट लैम्डा के बाद सेकंड लोएस्ट लैम्डा, थर्ड लोएस्ट लैम्डा, फोर्थ लोएस्ट लैम्डा, फिफ्थ लोएस्ट लैम्डा करूंगा, तो सीक्वेंस में क्या बनेगा? लोएस्ट होगा 1 2 2, या कह लो 2 2 1, फिर सेकंड लोएस्ट 3 2 2, थर्ड लोएस्ट 4 2 3, फोर्थ लोएस्ट 5 2 4, और पूरा ये सीक्वेंस चलता जाएगा. I hope you have now got the point. ठीक है ना. चलो एनीवे मनन नगवाल has got the right answer. कुछ लोगों ने आंसर एनर्जी का सही दिया, तो आई थिंक जो वर्कआउट तो एनर्जी से भी सही आ जाए. ठीक है ना. चलो सो दैट वाज अबाउट. अगर एडजेसेंट होगा तो इन दैट केस हाईएस्ट और लोएस्ट का हिसाब कैसे होगा. ठीक है. अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, इज दैट इसमें 2 क्वेश्चन बल्कि. Question number 1. Question number 1 is that suppose एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है सपोज,
और दूसरा एक हाइड्रोजन एटम मूव कर रहा है कुछ u वेलोसिटी से, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम u या फाइंड u मिनिमम फॉर an electron during lost, b है और या चलो मैं b बाद में पूछता हूं, पहले a का सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन गेटिंग लॉस्ट, you find u minimum for an electron getting lost, कि इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, उसके लिए u minimum क्या चाहिए? Go ahead. So I'm asking another question because they will almost go together, तो अब अलग से रखने का मतलब नहीं है। That is, please find out u minimum for inelastic collision, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन किया जाए, एंड दैट इज इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो गेटिंग लॉस्ट मतलब इन्फिनिटी चले जाना, ये जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जाएगा इसका एनर्जी कहां से आएगा? तो एनर्जी तुम बोलोगे कि भाई वो जो दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है उसको धक्का मारेगा, ठीक है, धक्का मारेगा। टू टॉक इन लिटरल टर्म्स इज फाइन, बट लेट्स टॉक इन फिजिक्स टर्म्स कि एनर्जी उसको स्पेसिफिकली कहां से आएगा, है ना। उसके आंसर करने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। इज दैट कोलिजन इस केस में इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? ये क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स यानी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कोलिजन होता है ना, वो ज्यादातर इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक में तो कोई एनर्जी लॉस तो होगा नहीं। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी कहां से मिलेगा? तो दैट्स अ क्वेरी। अब इसका आंसर क्या है? आंसर इज दैट कि इनइलास्टिक कोलिजन में प्रॉब्लम कहां है? इनइलास्टिक कोलिजन में दिक्कत क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन में जो लॉसेस होता है वो कैसे होता है? नंबर वन, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अब इसमें कोई साउंड तो का तो कोई सीन नहीं है। क्यों? साउंड के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए जहां से वो साउंड एनर्जी होके प्रोपेगेट करेगा, वो तो कोई चांस नहीं है, तो ये पॉसिबल। सेकेंड, हीट, अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हीट क्या होता है ना? हीट इज सम काइंड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल एनर्जी काइंड ऑफ, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हीट का मतलब हो गया पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर गए तो यानी हीट एनर्जी बोल देता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। थर्ड, डिफॉर्मेशन एनर्जी। जैसे दो गाड़ियां भिड़ जाते हैं तो डिफॉर्म हो जाता है, तो कुछ एनर्जी उसका वहां पे चला जाता है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दैट इज आल्सो रूल्ड आउट। देखो ये एनर्जी लॉस होगा कैसे? ये एनर्जी लॉस मतलब इनइलास्टिक होगा कैसे? क्योंकि इनइलास्टिक होने के लिए लॉसेस को कहीं ना कहीं मुझे चैनलाइज करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं लॉसेस को लेने के लिए, इनमें से तो कोई नहीं लेगा। So therefore the only way it can happen is that if the energy is absorbed by the electron and undergoes transition, and that is the only way it can happen. ठीक है? क्वेश्चन पूछ रहा है यू मिनिमम। देखो यू मिनिमम का सेंस समझो। यू मिनिमम का ये हो गया कि भाई कम से कम वेलोसिटी देके मैं मैनेज करूं, यानी ज्यादा से ज्यादा लॉस हो तब तो जाके वो कम से कम वेलोसिटी से मैनेज करोगे। और सबसे ज्यादा लॉस कब होता है? जब E is equal to 0 होता है। तो therefore for u minimum E has to be equal to 0 because that is where the losses are maximum. तो मैक्सिमम लॉस होने से फायदा क्या होता है ना? फिर मेरे चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग अंडरगोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स पेरेंट शेल या ओरिजिनल शेल टू इंफिनिटी, चांस इंक्रीजेस, है ना। तो therefore एक काम करता हूं, इसको इनइलास्टिक कोलिजन E is equal to 0 कर दो, यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ
2m into v by 2 का whole square. That is the loss of energy, which is equal to half minus square है तो 1 by 4 है ना, यानी 1 by 4 mv. और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, that will be equal to 13.6 into 1.6 minus 19. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा उसको इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, तो वही तो उसको मैंने जूल में लिखा, यानी 1 by 4 हाइड्रोजन 1.6 into 10 to the power minus 27 into v square is equal to 13.6 into 1.6 into 10 to the power minus 9. यानी v हो जाएगा इक्वल टू 1.6 तो कैंसिल कर लो, 4 into 13.6 और 10 to the power 8, तो 4 into 13.6 का अंडर रूट into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड. एक्चुअली मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकता था, पर मैंने छोड़ा नहीं, उसके पीछे रीजन है. रीजन इज दैट कि सपोज अगर वेलोसिटी आ गया स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, तो फिर एक और आंसर भी पॉसिबल है, एंड दैट इज व्हाट इम्पॉसिबल, यानी ये केस पॉसिबल ही नहीं. क्यों ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो, अब देखो कैसे होगा वो एक अलग कहानी, बट द थिंग इज दैट मान लो अगर उसके पॉसिबिलिटी को ठीक कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए अगर स्पीड ऑफ लाइट एक्सीड कर जाए, यानी क्या होगा, वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं, वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. खैर इसमें ऐसे नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर इट माइट हैपन. सो देयरफॉर 4 into 13.6 स्क्वायर रूट कर लो अपना, तो ये वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए. ध्रुव हैज आस्क्ड कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के आगे और स्पीड एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होती है, क्योंकि एज पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स रादर, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सीडेड, ठीक है ना, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट स्पीड ऑफ लाइट तो बात की बात है, जैसे ही तुम्हारे मास का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगता है, अभी स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर नहीं किया, पार करना तो दूर की बात है, तो इन दैट केस उसका मास एकदम से शूट अप करता है इंफिनिटी तक, एकदम से शूट अप करता है इंफिनिटी, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डू कैलकुलेशंस नियर स्पीड ऑफ लाइट विद दिस मैकेनिक्स, ठीक है ना. अच्छा अब आ जाओ मिनिमम फॉर इनइलास्टिक कोलिजन. तो मैंने पहले ही बोला इनइलास्टिक कोलिजन में ये जो एनर्जी लॉस वाला जो पैरामीटर होता था, जो कि किसी ना किसी फॉर्म में ज्यादा, वो फॉर्म अब ज्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी अलाउड नहीं है. तो देयरफॉर इन दिस केस यू मिनिमम फॉर इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या करेंगे, एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल तक कर दो. भाई अगर आयोनाइजेशन करोगे तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तब तो यू और ज्यादा चाहिए ना. तो कम से कम यू में अगर मैनेज करना चाहते हो इनइलास्टिक, तो इन दैट केस क्या करो, मैं इसको 13.6 ना लिख के इसको कर दो 13.6 into 1/1 स्क्वायर minus 1/2 स्क्वायर, बस कितना डिफरेंस, और कुछ नहीं, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लो. चलो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा करके, is equal to 13.6 into 1 minus 1/4. वो फर्स्ट से सेकेंड का ट्रांजिशन करा दिया, ठीक है. तो एक 3/4 ही मल्टीप्लाई हुआ है बस, और तो कुछ नहीं हुआ. तो इनको 3/4
ठीक है ना, तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो 3 मतलब हो गया, फिर इसका हो जाएगा फिर 13.6 into 3, that's it, 40.8 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 6.3, बस ज्यादा नहीं। अब वेलोसिटी थोड़ा सा कम आ गया, मतलब थोड़ा कम वेलोसिटी पे मेरा काम चलता है, ठीक है। अक्षित दास की वायर भी देखिए, ई एस जीरो, ई एस जीरो का मुझे भी नहीं पता था, मैंने ई इज इक्वल टू जीरो इसलिए लिया क्योंकि मुझे यू मिनिमम में चीजें मैनेज करना है। बाय द वे इस बार मैनेज हो क्या रहा है, तो मैनेज ये हो रहा है कि कोलिजन के एनर्जी को मुझे किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। तो अगर तुम कम वेलोसिटी से मैनेज करना चाहते हो, तो यानी ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चला जाना चाहिए, यानी लॉस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को चला जाना चाहिए। तो लॉस सबसे ज्यादा कब होता है, क्योंकि उसी टाइम फिर उसी कंडीशन में कम वेलोसिटी पे चीजें मैनेज हो जाएगा, तो लॉस सबसे ज्यादा कब होता है, E इज इक्वल टू जीरो वाले। इसलिए E इज इक्वल टू जीरो वाले को ही मैंने बेंचमार्क लगा के और फिर सॉल्व किया है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ऑल। अक्षय साहब ठीक है, E इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया, ठीक है ना। अब मैं इस पर एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट इज द सेकेंड मिनिमम स्पीड पॉसिबल। ये देखो जो मर्जी स्पीड पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द सेकेंड मिनिमम स्पीड, तो फिर 1 से लेके 3 तक करेंगे ट्रांजिशन, ये तो 1 से लेके 2 तक किया, फिर 1 से लेके 3 तक करेंगे, ये चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 से लेके 4, फिर उसके अगला वाला 1 से लेके 5, तो बस फैक्टर चेंज होता जाएगा। ये फिर अभी देखो 1 माइनस 1/4 किया, इसके बाद वाला कौन सा स्पीड है, तो 1 माइनस 1/9, फिर अगला वाला 1 माइनस 1/16, यानी सब कुछ सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस ये जो ब्रैकेट है ये बदलता जाएगा। 1 माइनस 1/4 किया अभी मैंने, फिर 1 माइनस 1/9, फिर 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/25, और वो पूरा सीक्वेंस चलता जाएगा। अगला कौन सा वेलोसिटी पॉसिबल है, अगला कौन सा वेलोसिटी पॉसिबल है, अगला कौन सा वेलोसिटी पॉसिबल है, तो बस ये ब्रैकेट बदल देगा एंड यू विल गेट न्यू आंसर्स। आर्यन हैज आस्क्ड कि सेकंड में डिबेटेबल नहीं हो जाएगा। तो देखो, मैं फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डिबेट मतलब इन व्हाट सेंस आर यू सेइंग कि डिबेट। जय है आज की मैं ई ना चेंज कर दूं, मैं ई ना चेंज कर दूं, देखो ई कुछ भी कर लो तो लॉसेस तो होंगे, है ना। और ई जितना जीरो से हटाओगे ना, फिर देखो क्वेश्चन समझो, यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन इज आस्किंग यू मिनिमम, तो यू मिनिमम से कुछ चीज मैनेज करना चाहते हो, और जो चीज मैनेज होता है वो क्या होता है ना, लॉस से मैनेज होता है। तो तुम तो लॉस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे ना, तब ना कम वेलोसिटी पे मैनेज होगा। अब मान लो ई का वैल्यू है 0.99, तो ऑलमोस्ट इलास्टिक है, तब तो तुमको काफी ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा लॉस होगा, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तब तो वेलोसिटी ज्यादा की तरफ जा रहे हो ना तुम। अगर तुमको कम वेलोसिटी चाहिए, तो इन दैट केस सिचुएशन को और खराब कर दो और लॉस ज्यादा करो, तब कम वेलोसिटी से मैनेज होगा। तो लॉस ज्यादा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस कौन सा केस में, इज इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इज इक्वल टू जीरो। नहीं 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 नहीं, वो मैं समझ रहा था। शिवम has asked an interesting question, and that is कि ये जो दो हाइड्रोजन है, इसमें से किसके इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, दैट इज नॉट नोन, दैट यू कैन नॉट से। ये तो कोलिजन है, अब वो कोलिजन के टाइम इस वाले को मिला, उस वाले को मिला, पीछे वाले के एटम को मिला, सामने वाला, ये कहना मुश्किल, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट।
नाउ जय हैज आस्क्ड इज दैट, और आर्यन ने भी वही बताया, एंड दैट इज अगर मान लो सेकंड मिनिमम के लिए चाहिए तो ई को बढ़ा सकते हैं, है ना, ई को बढ़ा सकते हैं रादर देन चेंज द ट्रांजिशन, ठीक है ना। देखो मैं समझ रहा हूँ डिबेट ऐसे नहीं कि नहीं है सेकंड के लिए, मतलब फर्स्ट वाला तो चलो आई थिंक, फर्स्ट वाले में तो आई थिंक कोई डिबेट नहीं है, सेकंड वाले में एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड वाले में एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट पे चला जाए और कुछ रेडिएशन हो। लेकिन चक्कर ये नहीं कि रेडिएशन भी तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है ना, रेडिएशन जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से होता है, इसलिए तुमको ट्रांजिशन के भरोसे ही करना पड़ेगा, समझो ना। नाउ यू आर सेइंग कि E इज इक्वल टू 0 के जगह मैं एक काम करता हूं, ट्रांजिशन तो यही रख लूंगा, मतलब 1 से 2, लेकिन E का वैल्यू थोड़ा बदल देता हूं, मान लो 0 के जगह सपोज कर दिया 0.001, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुम ट्रांजिशन के अलावा जो बाकी एनर्जी है वो उसको कहां से अकाउंट करो, समझो ना, क्योंकि बाकी तो कर नहीं पाओगे, यानी सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट्स में ही इनइलास्टिक कोलिजन हो पाएगा और लॉसेस हो पाएंगे, ये चीज है, बात समझो ना। तो वो अपने आप सिस्टम एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है, देखो E इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर आ गया, ये जो भी वेलोसिटी आ गया, ये 6.38 इंटू 10⁴। अब मैं कह रहा हूं कि 6.38 के जगह 6.39 दे दो, है ना, तो 6.39 देके E का वैल्यू वो कर लो, तो E का वैल्यू अकाउंट कैसे करोगे, है ना, तो दैट वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है ना। जय दास की तो ठीक है, एक और डिबेट भी इसमें आ गया, इन दैट इज, तो हाइड्रोजन एटम के स्पीड्स में भी तो जा सकता है, हाइड्रोजन एटम के स्पीड में तो अभी भी गया है, हाइड्रोजन एटम कोई रेस्ट पे तो आया नहीं है, हाइड्रोजन एटम के स्पीड पे तो अभी भी गया है ना। तो देयरफॉर हाइड्रोजन एटम के स्पीड इज नॉट द कंसर्न, कंसर्न इज दैट अगर मान लो मिनिमम पे करना चाहते हो तो जो नेक्स्ट फीजिबल वाला पार्ट बनेगा, ठीक है ना, दैट विल बी फॉर द सेकंड ट्रांजिशन, ये चीज है, ये मेरे कहने का मतलब, क्योंकि बीच का एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, ये चीज है। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटीज तो इक्वल नहीं होंगे, दैट आई एग्री, है ना। तो ऐसे में तो फिर तो कोई आंसर ही नहीं हो पाएगा कि अगर मान लो E का वैल्यू कुछ भी अलाउ कर दो, मैं समझ गया कि भाई वैल्यूज अलग अलग कर दो, मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम की जो दो हाइड्रोजन स्पीशीज है उनके वेलोसिटीज अलग अलग कर दो और कुछ एनर्जी डिफरेंस आएगा, उससे ट्रांजिशन मैनेज कर लो, तो इन दैट केस पता है क्या होगा, E इज इक्वल टू 0 के बाद E इज इक्वल टू 0.001, अब वो क्या वैल्यू लो, ये तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो जो एक क्या बोले स्टैंडर्ड वैल्यू है वो वे देखना, फिर वो अगला ट्रांजिशन पे ही हो पाए, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर, ठीक है ना, मैं समझ गया। वो इज इक्वल टू अगर तुम छेड़ते रहोगे तो इन दैट केस तो मतलब हाफ तो चलो एक्सट्रीम हो गया, मे बी वी कैन टेक इज इक्वल टू 0.00001 इंस्टेड ऑफ 0, हमें तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस और वो सब होके 13.6 का एनर्जी लॉस लेके आ सकते, वो तो कर सकते हैं। फिर एक यू का दूसरा वैल्यू आएगा, ऐसे तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, फिर ई का वैल्यू मतलब वो फिर एक बहुत ही डायनामिक चीज हो जाएगा, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी विल स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो देयरफॉर फर्स्ट वाले का तो क्लियरली डिफाइंड है, बट ये सेकंड पे हो सकता है कि माइट से कि हाँ थोड़ा डिबेट कर सकता हूँ, मना नहीं कर रहा, आई वुड नॉट डिसएग्री, ठीक है ना। बट द मेन प्राइम कंसर्न इज दैट कि अगर तुम चाहते हो मिनिमम स्पीड से, इन दैट केस हम क्या करेंगे ना, E इज इक्वल टू 0 से ही करेंगे, ठीक है ना। तो मे बी सेकंड मिनिमम के लिए कुछ कंडीशन एडिशनल दे के फिर वी कैन एडजस्ट, दैट्स देयर, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, ओके। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकता है,
what is the condition that both electrons get ionized? What is the condition or U minimum for both electrons undergoing transition of one shell, मतलब 1 से 2 चला गया दोनों के इलेक्ट्रॉन. अब तमाम क्वेश्चन बन सकता है, यानी तुम्हारा राइट हैंड साइड अब अलग अलग होता रहेगा. So the right hand side will go on changing, I mean, with the left hand side remaining the same. ठीक है ना? चलो, so that was about your electronic transitions, okay? About with the vis-a-vis hydrogen. But हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोजन लाइक एटम में भी करते हैं. जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक एटम है, कुछ एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है, और या चलो एक काम करो, हाइड्रोजन ले लो. लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन. और मेरे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है. फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है और उस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में इसी का रेडिएशन आ रहा है, सपोज इसी का रेडिएशन आ रहा है, ठीक है. और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट का जो दिया हुआ है वो है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ. क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा ज्यादा कर लूं, चलो ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Ke max possible. Find out the different values of Ke max possible. और सत्यम इस आश्रित की मतलब उसी पिछले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में सेकंड मिनिमम तो जस्ट इससे छोटा होगा इफ E कैन चेंज. हाँ, वही मैं कह रहा था इज दैट कि अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए तब तो चलो सेकंड ट्रांजिशन ले लो, और अगर मान लो तुमको जस्ट एक नॉमिनल सेकंड चाहिए in that case तो E को जैसे मर्जी मैनिपुलेट करके इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लो, वो तो मैं समझ गया था. हाँ जी. सो दिस इज अ फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट, दिस इज हाइड्रोजन. अब इसी के रेडिएशंस आ रहे हैं अलग अलग जो भी आ रहा है. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Ke max possible in this particular case. ठीक है ना? तो मैं तब तक जो है अटेंडेंस भी ले लेता हूँ. चलो, तो लाइक लेट्स स्टार्ट नाउ. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो मैंने इसलिए वो चार्ट ड्रॉ किया था कि देखो ये हो गया 13.6, माइनस 13.6 तो जो भी है माइनस 13.6, फिर है माइनस 10.4, फिर है माइनस 3 पॉइंट, ये एक दो और करना पड़ेगा, कितना था, नहीं सॉरी 10.4 नहीं था, माइनस 4 था ना, तो 3.4 सॉरी माइनस 3.4, फिर था 9 से माइनस 1.51, ठीक है. तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Ke max, इज इट? तो क्या क्या हो सकता है? देखो एक तो ये तो 13.6 है. एक्चुअली ना मैं एक चीज बोलना भूल गया था, मेरे से गलती हुआ, मुझे एडजेसेंट बोलना था, बट चले नहीं, भूल गया, तब छोड़ो. तो लाइक अगर मान लो यहाँ से मैं ट्रांजिशन देखता हूँ तो यहाँ से एक वाला एक ये हो गया 13.6 और 3.4, फिर हो गया 13.6 और 1.5, फिर होगा 13.6 और फिर 0.5, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर है पॉसिबल. और क्या ना, एक 3.4 वाला देखते हैं, तो 3.4 से 1.51 ये हो पाएगा? तो ये नहीं हो पाएगा. पर 3.4 से अगला वाला
तो यानी क्या होगा ना, देयर विल बी ह्यूज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच विल बी पॉसिबल। तो यानी इन जनरल क्या हो गया ना, 13.6 into 1 minus 1 by n square minus 2, ये सारा। और 3.4 में 1.5 का तो नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद वाला होगा, मतलब 3.4 नहीं, सॉरी 13.6 into 1 by 4 minus 3, where n belongs to 1 नहीं, सॉरी 2 से 2 3 4 इस तरीके से। और इसमें क्या है ना, इसके साथ तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला वाला क्या आता है, 4 9 16, यानी 0.16 से आ रहा था 36 तो 142 आई थिंक 0.8 कुछ आ रहा है, माइनस 0.85 कुछ आ रहा है, जो भी अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा जो है 3.4 और 0.85। तो 3.4 और 0.85, इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बनता। अच्छा ये तो बन रहा है, तो यहां से ऑनवर्ड सब सारा बने, यानी ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये भी n स्क्वायर माइनस 2, बट n बिलोंग्स टू व्हाट, 4 से लेके इस वाले से नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई चांस नहीं है। तो n बिलोंग्स टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4, यानी 4 5 6 7 6। यानी चॉइसेस अब क्या आ गया ना, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k मैक्स क्या पॉसिबल है ना, 13.6। अब देख लो अपने आप आराम से, यानी 11.6 माइनस 13.6 by n square, n is equal to 2 3 4 etc. और दूसरा हो जाएगा 13.6 by 4, यानी 3. इससे तो बोलिए पॉजिटिव चाहिए, 3.4 minus 2, यानी 1.4 minus 13.6 by n square, where n belongs to 4 5 onwards। ये सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करता है, दैट इज द रिजल्ट। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वो था, थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और 70 में सेट की लाइमैन होगा तो बहुत सारे आंसर्स होंगे, हाँ बहुत सारे, तो पूरा सीरीज आएगा। तो बस n का वैल्यू 2 3 4 5 6 करते करते कुछ भी ले सकते, वो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी n का वैल्यू 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। लाइमैन में सारा पॉसिबिलिटी है, बामेर में, बामेर का फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, बट बामेर का सेकंड ऑनवर्ड्स पॉसिबल। बामेर का फर्स्ट मतलब 3 वाले में, 3 वाले से पॉसिबल नहीं है, बट 4 वाले से ऑनवर्ड्स अब कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आएगा तो कुछ ना कुछ तो के मैक्स आएगा। तो के मैक्स के ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलो आज के इतना ही करते हैं। तो टुडेज क्लास वाज मेनली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है ना। अब तो एटम का कुछ ज्यादा कुछ खास बचता नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टुमारो, एंड दैट इज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इन द मीनवाइल शायद कुछ ना क्वेश्चंस अपलोड किया जाएगा गूगल क्लासरूम में और असाइनमेंट के फॉर्म में, और वो तुम लोग को आंसर करना है। तो जस्ट वेट फॉर मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो आई होप दैट विल स्लाइटली एक्टिवेट ऑल ऑफ यू, और उससे थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन भी हो जाएगा कि कौन कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा टेस्ट फॉर्मेट भी हो जाएगा और उसी बहाने जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट दैट्स आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। कौन से चैप्टर्स वो सब बता देंगे, ठीक है ना, वो सारा बता देंगे, चैप्टर्स बता दूंगा, कल बता दूंगा। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you and have a good day. Thank you, sir. Thank you and have a good day.